हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंख से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को अवधरक लेंस की सहायता से देखिए। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? ये कहां से आई हैं? 2.1 सूक्ष्म जीव। क्रियाकलाप 2.1 बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्रियाकलाप 2.2 एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को अवधरक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु यानी कि वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। बच्चों, ये देखिए चित्र 2.1 जीवाणु। ये चित्र देख रहे हैं आप, जामुनी रंग का ये स्पाइरल जीवाणु है। इसके पश्चात ये चित्र देखिए, आसमानी रंग का ये छड़नुमा जीवाणु है। यह चित्र 2.2 शैवाल है। यह है क्लेमाइडोमोनाज है। ये चित्र देखिए, आपको जैसे खरगोश की भांति लग रहा है। ये आगे देखते हैं, ये चित्र देखिए, ये स्पाइरोगायरा है। अब आते हैं चित्र 2.3 प्रोटोजोआ पे। ये बच्चों अमीबा है और ये पैरामीशियम है। चित्र 2.4 कवक। ये देखिए बच्चों, ये छोटे छोटे पेड़ की भांति लग रहा है। ये राइजोपस है, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और यह चित्र देखिए, यह है पेनिसिलियम और यह चक्रीनुमा जो चित्र है एस्परजिलस है, इसे एस्परजिलस कहते हैं। ये कवक हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ये चित्र 2.5 है। ये विषाणु है। आप इनको देखिए, ये विषाणु है। 2.2 सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है।
जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। 2.3 सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? इस बालिका का यही सोचना है। आइए आगे देखते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा यानी कि सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा यानी 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया? बच्चों, ये चित्र देखिए। यीस्ट पाउडर के साथ ये मैदा है और जब हमने इसे गूंथ दिया तो खमीर द्वारा उठी हुई मैदा काफी फूल जाती है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। चित्र 2.6। ये देखिए बच्चों, ये आपने देखा ही है। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4। 500 मिलीलीटर का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान यानी गर्म स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। ये देखिए बच्चों, ये हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई।
आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंख से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को अवधरक लेंस की सहायता से देखिए। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? ये कहां से आई हैं? 2.1 सूक्ष्म जीव। क्रियाकलाप 2.1 बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्रियाकलाप 2.2 एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को अवधरक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु यानी कि वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। बच्चों ये देखिए चित्र 2.1 जीवाणु। ये चित्र देख रहे हैं आप, जामुनी रंग का ये स्पाइरल जीवाणु है। इसके पश्चात ये चित्र देखिए आसमानी रंग का, ये क्षणनुमा जीवाणु है। यह चित्र 2.2 शैवाल है। यह है क्लेमाइडोमोनाज है। ये चित्र देखिए, आपको जैसे खरगोश की भांति लग रहा है। ये आगे देखते हैं, ये चित्र देखिए, ये स्पाइरोगायरा है। अब आते हैं चित्र 2.3 प्रोटोजोआ पे। ये बच्चों अमीबा है और ये पैरामीशियम है। चित्र 2.4 कवक। ये देखिए बच्चों, ये छोटे छोटे पेड़ की भांति लग रहा है। ये राइजोपस है, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और यह चित्र देखिए, ये है पेनिसिलियम और ये चक्रीनुमा जो चित्र है एस्परजिलस है, इसे एस्परजिलस कहते हैं। ये कवक हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ये चित्र 2.5 है, ये विषाणु है। आप इनको देखिए, ये विषाणु है। 2.2 सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। 2.3 सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है,
तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? इस बालिका का यही सोचना है। आइए आगे देखते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा यानी कि सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा यानी 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया? बच्चों, ये चित्र देखिए। यीस्ट पाउडर के साथ ये मैदा है और जब हमने इसे गूंथ दिया तो खमीर द्वारा उठी हुई मैदा काफी फूल जाती है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। चित्र 2.6। ये देखिए बच्चों, ये आपने देखा ही है। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4। 500 मिलीलीटर का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान यानी गर्म स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। ये देखिए बच्चों, ये हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। सारणी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो बच्चों, आइए इस सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। सबसे पहले है मानव रोग। मानव रोग, उसके बाद है रोग कारक सूक्ष्म जीव,
इसके पश्चात है संचरण का तरीका, यानी वो कैसे फैलते हैं, और अंत में है बचाव के उपाय। चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले है क्षय रोग। तो क्षय रोग का किस जीव से फैलता है? जीवाणु से। और किस तरीके से? वायु से फैलता है। खसरा ये वायरस से फैलता है, वायु के माध्यम से। चिकन पॉक्स यह वायरस से फैलता है, वायु के माध्यम से या सीधे संपर्क से। पोलियो यह भी वायरस से फैलता है बच्चों, जो कि वायु या जल के माध्यम से फैलता है। अब देखते हैं इससे बचाव के उपाय। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। अगला देखते हैं हैजा। हैजा फैलता है जीवाणु से, माध्यम है जल और भोजन। टाइफाइड फैलता है जीवाणु से और माध्यम है जल। बच्चों ये साधारण जल या भोजन नहीं, ये दूषित जल और भोजन होते हैं। जब हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तब ये ऐसा होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए इसे दूर करने के लिए। भली भांति पके भोजन और उबला पेयजल एवं टीकाकरण। ठीक है, ये है इससे बचाव के उपाय। आगे चलते हैं हेपेटाइटिस ए। ये बच्चों वायरस से फैलता है जल के माध्यम से, और बचाव का उपाय है उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें और टीकाकरण। आगे चलते हैं मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है और इसका माध्यम है मच्छर। तो उपाय है मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने दें। इसके पश्चात आगे आते हैं मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के लिए कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। बच्चों ये ही तालिका है जिसे कि हमने अभी अध्ययन किया है। आगे चलते हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। आइए देखें बच्चों एक नई खोज के बारे में। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। आगे चलते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए बच्चों सारणी 2.2 का अध्ययन करें। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। पहले है पादप रोग, यानी कि जो पौधों में रोग होता है वो। फिर है सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव से उसमें होता है। संचरण का तरीका, यानी कि ये फैलता कैसे है। पहला रोग है नींबू कैंकर। ये बच्चों जीवाणु से फैलता है और संचरण का तरीका है वायु। फिर है गेहूं की रस्ट। बच्चों ये सूक्ष्म जीव कवक के माध्यम से फैलता है और इसके संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। फिर है भिंडी की पीत। ये वायरस के माध्यम से फैलता है और इसके संचरण का तरीका एक कीट है। खाद्य विषाक्तन, यानी कि फूड पॉइजनिंग। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी कि उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाली स्थिति है। आइए देखें ये पहेली क्या सोच रही है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। आइए देखें कैसे बनता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। आगे चलते हैं 2.5 खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था।
हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, अतः रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। आइए बच्चों देखें बूझों का क्या कहना है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। 2.6 नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। लेग्यूम पौधों यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। 2.7 नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लियस, एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात
अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनके प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। चित्र 2.10 बच्चों, यह चित्र 2.9 है जिसमें कि लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं हैं। ये देखिए, ये जड़ है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। आइए बच्चों चित्र 2.10 में नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं। ये देखिए, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये देख रहे हैं, और यहां नीचे देखिए मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। अब हम यहां से समझते हैं मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, ये देखिए क्या होता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए इधर परिवर्तन हो गया है इस वाले में। इसके पश्चात क्या होता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन हो जाता है। इसके बाद इसका क्या होता है, ये देखिए पहले इस वाले तीर को यानी एरो को समझते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये देखिए इसमें जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। और उसके बाद फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर वही चक्र चलेगा। एक और भी चक्र है इसी में ही, दूसरा है कि एक और कारक होता है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये सीधे ही ये देखिए यहां से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हो जाते हैं। इसके पश्चात यहां पर देखिए बच्चों, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक क्या होता है, पौधों द्वारा भी अवशोषण होता है, ये देखिए। और इसके पश्चात क्या होता है, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, जब जंतु पौधों को खा लेते तो उनमें। इसके पश्चात जब उत्सर्जन होता है, यानी जब वे मलमूत्र त्याग करते हैं, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु जब होती है, द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन जो है वो अपशिष्ट में परिवर्तित हो जाता है, और वो भी तो मिट्टी में ही रहता है। और यानी ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं। अब इसके पश्चात हम यह देखेंगे कि इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, यानी कि संक्षेप में पूरे अध्याय को हम समझेंगे। इससे पहले हम कुछ प्रमुख शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं, जैसे कि जो हमने इस अध्याय में पढ़े, जैसे कि शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिल्स, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका यानी कि वैक्सीन, विषाणु, यीस्ट यानी खमीर। तो चलिए आगे चलते हैं। आपने क्या सीखा? सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। आगे देखते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन
वायुमंडल में होता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमने ये अध्याय समाप्त कर लिया है। हम अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु से संबंधित प्रश्न उत्तरों को समझते हैं व उन्हें हल करते हैं। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो बच्चों, किसकी सहायता से देखा जा सकता है? बिल्कुल सही, सूक्ष्मदर्शी। तो यहां हम लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी। नंबर 2 यानी कि ख, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन। तो यहां आप लिखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ग, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। यहां का सही उत्तर है यीस्ट। अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। घ, हैजा डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? जीवाणु। ये एक बैक्टीरिया है, यानी सूक्ष्मदर्शी जीवाणु। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। तो चलिए, हमने प्रश्न 1 कर लिया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाइए, यानी कि सही का निशान। क, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है। किसके उत्पाद में होता है बच्चों? देखिए, यहां पर विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 चीनी, नंबर 2 अल्कोहल, नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 4 ऑक्सीजन। सही उत्तर है अल्कोहल। तो इस पे हमने टिक लगा लिया। बच्चों, अल्कोहल यीस्ट यानी खमीर का उपयोग ब्रेड, पनीर और शराब जैसे उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। यीस्ट चीनी को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं खा की ओर। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक? तो यहां पे आपको विकल्प दिए गए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है यीस्ट। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। आइए अब गा देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है बच्चों? विकल्प देखिए। नंबर 1 मादा एनाफ्लीज मच्छर, नंबर 2 कॉकरोच, नंबर 3 घरेलू मक्खी, नंबर 4 तितली। तो बच्चों सही उत्तर है नंबर 1 मादा एनाफ्लीज मच्छर। बच्चों, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जिससे मादा एनाफ्लीज मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाती है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। यहां पे विकल्प है। नंबर 1 चींटी, नंबर 2 घरेलू मक्खी, नंबर 3 ड्रैगन मक्खी, नंबर 4 मकड़ी। तो बच्चों इसका सही उत्तर है नंबर 2 घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खियां संचरणीय रोगों के सबसे मुख्य कारकों में से एक हैं, क्योंकि वे गंदगी पर बैठकर रोगाणुओं को अपने शरीर से चिपका लेती हैं और फिर भोजन या अन्य सतहों पर बैठकर उन्हें फैलाती हैं। तो चलिए अब अगले पे चलते हैं। अड़ा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। क्या कारण है? विकल्प देखते हैं। नंबर 1 उष्णता, नंबर 2 पीसना,
नंबर 3 यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और नंबर 4 है माड़ने के कारण। तो बच्चों इसका सही उत्तर है नंबर 3 यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ब्रेड और इडली का फूलना यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, जिससे आटा या घोल हल्का और छिद्र युक्त हो जाता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, क्या नाम है? विकल्प देखते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नंबर 2 मोल्डिंग, नंबर 3 किण्वन, नंबर 4 संक्रमण। तो बच्चों इसका सही विकल्प है नंबर 3 किण्वन। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। नंबर 3, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो कॉलम 1 यहां पर है और कॉलम 2 इसके सामने है। का जीवाणु, तो बच्चों जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु हैजा का कारक है। यहां पे देखिए नंबर 5 पे जीवाणु किसका कारक है? हैजा का कारक है, इससे मिला दिया। अब खा पे देखते हैं राइजोबियम। अब राइजोबियम के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इससे मिला दिया नंबर 1 से। गा लैक्टोबेसिल्स। लैक्टोबेसिल्स क्या है? यहां पे देखिए इसका सही उत्तर है 2 दही जमना। तो ये बैक्टीरिया दही जमाने में सहायक है। घा यीस्ट। तो बच्चों यीस्ट में क्या है? इसका सही है उत्तर ब्रेड को बेकिंग करना। तो यीस्ट बेकिंग करने के काम आता है, तीसरे से इसका मिलान कर दिया। अड़ा एक प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या है? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, तो इसे मलेरिया से मिलान कर दिया। चा एक विषाणु। तो बच्चों विषाणु का क्या है? ये एड्स का कारक है, ये एक भयंकर बीमारी है। विषाणु का सही मिलान है छठा एड्स का कारक। तो इस प्रकार बच्चों हमने कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर लिया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें किसी यंत्र की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। उन्हें देखने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं नंबर 1 जीवाणु, ये एकल कोशिका वाले जीव हैं। नंबर 2 कवक, इनमें खमीर, फफूंदी और मशरूम शामिल है। नंबर 3 प्रोटोजोआ, ये एकल कोशिका वाले जीव हैं जिनमें अमीबा और पैरामीशियम शामिल है। नंबर 4 शैवाल, ये आमतौर पर जलीय प्रकाश संश्लेषण जीव हैं। प्रश्न 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण, बच्चों यहां पर ये ई की मात्रा आप लगा लीजिएगा। मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम राइजोबियम और नीले हरे शैवाल हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। आइए बच्चों अब प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां निम्नलिखित हैं।
नंबर 1, कुछ जीवाणु दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिल्स। नंबर 2, यीस्ट यानी कि खमीर का उपयोग ब्रेड, केक और अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में किया जाता है। नंबर 3, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शराब यानी कि अल्कोहल और सिरका यानी कि एसिटिक एसिड जैसे कि औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। नंबर 4, कई प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग बीमारियों के इलाज में किया जाता है। नंबर 5, सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों का अपघटन करके पर्यावरण को स्वच्छ करने में मदद करते हैं। नंबर 6, ये कृषि में मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे फसल उत्पादन बेहतर होता है। नंबर 7, कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग सीवेज वाहिल मल के उपचार में किया जाता है, जिससे जल प्रदूषण कम होता है। नंबर 8, टीके बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। नंबर 9, पनीर के प्रसंस्करण और उसे विशिष्ट स्वाद देने की प्रक्रिया में भी सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 10, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि स्पिरुलिना और यीस्ट का उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन यानी सुपरफूड के रूप में किया जाता है। आइए बच्चों, अब प्रश्न 8 को देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रोग उत्पन्न करना। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य, पशुओं और पौधों में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्यों में हैजा, टाइफाइड, टीबी, मलेरिया, खसरा, चेचक, सामान्य सर्दी जुकाम, पोलियो आदि। नंबर 2, भोजन खराब करना। कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त करके उन्हें खाने के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। नंबर 3, सामग्री को नुकसान। ये सूक्ष्म जीव कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। आइए बच्चों, अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित ऐसे रसायन हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां लेनी चाहिए। पहला, प्रतिजैविक केवल एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लेनी चाहिए। नंबर 2, डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और कोर्स को पूरा करना चाहिए, भले ही लक्षण पहले ही ठीक हो जाएं। नंबर 3, बिना आवश्यकता या गलत खुराक लेने से शरीर में मौजूद उपयोगी बैक्टीरिया भी मर सकते हैं या हानिकारक बैक्टीरिया दवा के प्रति प्रतिरोधी बन सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस प्रकार अध्याय 2 से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर ली है, उन्हें अच्छे से समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।